हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में या कह सकते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको सबसे पहले कराया जा रहे हैं। ठीक, और जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका आज पार्ट नंबर 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्लास 12 फिजिक्स की बात करें, यानी कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि 4-4 5-5 बार हर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक, और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपके लिए अति लघु में ही नहीं बल्कि लघु उत्तरीय में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके अति लघु में तो आते ही हैं, साथ में लघु में भी आते हैं और साथ में दीर्घ में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर आधे आधे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपके कह सकते हैं कि दीर्घ में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग करते हुए चलिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इसी प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनवरी तक का ऑफर है जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और नोट्स जो होगा वो आपको केवल और केवल 100 रुपीज़ में दिया जाएगा। ठीक, तो 100 रुपीज़ में आपको क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चैप्टर के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। जिनको भी ज्वाइन करना है 3 जनवरी रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको 150 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बाद में ये ना कहना रहे कि पेमेंट बढ़ गया है। ठीक, तो इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी बुक होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था। ठीक, तो उस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनको कर लिया था। अब हमारी बारी है उसके आगे के प्रश्नों को करने की, जो आपका पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें, साथ में कंजूसी बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए अगर आपने सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आप लोग क्लास 12 फिजिक्स में आप लोग 70 में 70 नंबर आराम से पक्का कर सकते हो। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है, देखिए। विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, इसे हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो विभव मापी होती है उसकी सुग्राह्यता से हम लोग क्या समझते हैं तथा इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यह आपके बोर्ड परीक्षा में 10 में, 12 में, 16 में, 19 में 4 बार पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है तथा इस प्रश्न को इसको आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसे कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, विभव मापी के प्रयोग में जाकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर धारा में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी क्या होगा, सुग्राह्य होगा। मतलब अगर हम लोग कोई विभव मापी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें जाकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करें तो धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, विभव मापी सुग्राही होगा। ठीक है, ये होगी सुग्राह्यता की बात। अब हम लोग इसे कैसे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। देखिए, किसी विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो सुग्राह्यता होती है विभव मापी की क्या होती है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब उसका उल्टा होती है, विभव प्रवणता की उल्टा होती है, क्या होती है, सुग्राह्यता होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है विभव प्रवणता का। देखिए, विभव मापी की विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है, V/L होता है। V यहाँ पे क्या है, विभवांतर मतलब वोल्टेज है। L क्या है, तार की लंबाई है। जो विभव मापी के तार है उसकी लंबाई L है। ठीक है, जो K है, जो K होता है वो L की क्या है, इन्वर्सली वेरिएबल है। मतलब अगर हम L का मान बढ़ाएंगे तो K का मान कम होगा। मतलब अगर हम तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो K का मान, K मतलब क्या है, विभव प्रवणता का मान कम हो रहा है। अगर विभव प्रवणता का मान कम होगा तो क्या होगा, सुग्राह्यता बढ़ जाएगी, क्योंकि सुग्राह्यता क्या है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, देखिए अब, अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने पर क्या होगा, K का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर हमको विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ानी है तो क्या होगा, तार की लंबाई का मान बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तार जो है उसकी लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विभव प्रवणता कम होगी। अगर विभव प्रवणता कम होगी तो क्या होगा, सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्रश्न को। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका प्रश्न नंबर 32 क्या है। देखिए,
इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है किसी धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायोसेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अगर कोई धारावाही चालक है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है उसमें बायोसेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, यह आपके परीक्षा 2015 में, 17 में, 18 में 3 बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका फार्मूला। इस फार्मूले पे आपके सवाल भी बनते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, साथ में इसके न्यूमेरिकल अगर आपको चाहें तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका हम फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर का फार्मूला बनता है। किसी भी धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है उसका फार्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, बी जो है चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट अपान 4 पाई में क्या है, अनुकरणपाती नियतांक होता है। आई क्या है, धारा है। डेल्टा एल क्या है, जहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और साइन से क्या है, उसके बीच का एंगल है। ठीक है, और क्या दूरी है। ठीक है, देखिए म्यू नॉट अपान 4 क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, अनुकरणपाती नियतांक है। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, जिसे आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके फार्मूला जो वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 क्या है, देखिए इसमें कह रहा है लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर कोई, देखिए अगर कोई धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको निकालना है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं 5 बार देखिए रिपीटेड है, 6 में, 8 में, 11, 12 और 18 में 5 बार आ चुका है। तो बहुत ही इसका जो फार्मूला बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर सवाल भी बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, आप उठा के देख लीजिएगा चाहे। देखिए तो इसको आप, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या इसका फार्मूला क्या बनता है। देखिए लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू स्मॉल आई अपान एल, इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, जो यहाँ पे एन अपान एल है इसके स्थान पर हम लोग स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। स्मॉल एन यहाँ पे क्या होता है, जो प्रणालिका की प्रति मीटर जो लंबाई होती है उसमें फेरों की संख्या, क्या फेरों की जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल एन कहते हैं। ये इसके स्थान पर कैपिटल एन अपान स्मॉल एल के स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम आगे लिखते हैं। देखिए बी बराबर म्यू नॉट एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल आई अपान एल, और जहाँ पे कैपिटल एन अपान स्मॉल कैपिटल एन अपान स्मॉल एल लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, स्मॉल एन लिख देंगे। स्मॉल एन क्या बनेगा, प्रणालिका के प्रति मीटर लंबाई में पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल एन हो जाएगी। तो क्या फार्मूला आपका, नया फार्मूला आपका क्या बनेगा, बी बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई का क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा। और इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन अपान एम्पेयर इंटू मीटर, इसका मात्रक भी बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल एन बराबर क्या, कैपिटल एन अपान स्मॉल एल। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, प्रणालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो गई, स्मॉल एन हो गई। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दी। इसमें आपको चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बतानी है। ठीक है, यहाँ की परीक्षा में देखिए 17 में, 18 में 2 बार पूछा गया। इसकी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके आने की संभावना भी है। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या होती है इसकी परिभाषा। देखिए क्या है, किसी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है जिस पर एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है। मतलब किसी भी जो कुंडली होगी उसका चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगा, उस अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होगा जो इस पर कार्य कर रहा होगा, मतलब जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, जबकि जो कुंडली का जो अक्ष होगा वो क्या होगा, वो क्षेत्र के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो कुंडली का जो एक्सिस होगी, जो कुंडली की जो एक्सिस होगी क्या होगी, वो क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, जो चुंबकीय बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, जो चुंबकीय आघूर्ण की, जो चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ होगी। मतलब इसकी देखिए इसमें लिखा हुआ है इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 क्या, देखिए इसमें आपको बताना है कि साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें आपको केवल बता देना, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का ये सवाल है, इसमें आपको केवल बताना है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये देखिए 2 बार ये भी पूछा गया। इसका जो सिद्धांत होता है साइक्लोट्रॉन का जिस पे वो कार्य करता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है, इसको आपको नोट कर लेना है। इसी सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन कार्य करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। देखिए यह लगाए गए प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा आवेशित कण के परिकरण आवृत्ति समान होती है। मतलब इस पर जो विभवांतर प्रत्यावर्ती जो विभवांतर लगाया जाता है, आवेशित कण की जो परिकरण आवृत्ति दोनों क्या होती है, समान होती है। इसी सिद्धांत पे साइक्लोट्रॉन हमारा काम करता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 की तरफ। देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 क्या, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र से इसमें आपको बताना है कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है उससे हम लोग क्या समझते हैं। यह आपकी परीक्षा में एक बार ही रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए यहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना था, इसमें अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। देखिए क्या है, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी व समय के साथ परिवर्तित हो, मतलब अगर हम लोग देखें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी और समय के साथ बदले ना, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समान कर देंगे। मतलब जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल नहीं रहा, एक समान रह रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं किसी जो धारावाही प्रणालिका होती है उसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे किसी जो धारावाही प्रणालिका होती है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, एक समान होता है, इसलिए इसका उदाहरण ये बन जाएगा धारावाही प्रणालिका। ठीक है,
तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न क्या है देखिए, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है देखिए। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 से देखिए क्या है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि धारा मापी में अमीटर एवं वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिकतम और किसका न्यूनतम होता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो धारा मापी में जो अमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं उसमें किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा, किसका न्यूनतम होगा। देखिए अति गुत्ती का सवाल, इसमें ज़्यादा आपको लिखना है ना कि आपको जो पूछा गया सीधा सीधा उसका आंसर दे देना है। ठीक है, देखिए 2 बार पूछा गया है, इसके पूछने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या है, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है, और वोल्ट मीटर का क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसका आप सिंपल सा लिख देना है कि जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, इसको आपको लिख देना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसको आपको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है। इसमें प्रश्न पूछा गया आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। इसमें आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है उसका एसआई में मात्रक क्या होता है। ठीक है, 3 बार ये भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना, साथ में आपके जितने प्रश्न कराया जाए उसको आपको याद कर लेना, जिससे आपको वहाँ पे जो सोचना ना पड़े, सीधा सीधा आपको उसका आंसर लिख दे। ठीक है, अगर देखिए 5 में, 9 में, 17 में 3 बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इस पर इसका आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। क्या होता है इसका आंसर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर अपान मीटर स्क्वायर होता है। इसकी एक और मात्रक होता है, क्या होता है इसका एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपान एम्पीयर इंटू मीटर भी होता है। ठीक है, इसका आप 2 मात्रक हैं, अगर आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं वेबर अपान मीटर स्क्वायर, या न्यूटन अपान एम्पीयर इंटू मीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 मतलब 39वां प्रश्न क्या है। इसमें आपको बताना है कि निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसकी बीमा और मात्रा लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, इसको आपको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए 2 बार ही आया, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत है इस बार के लिए। देखिए इसका देखिए हम लोग पहले देखते हैं इसकी बीमा क्या होती है, उसके बाद हम लोग इसका मात्रक भी देखते हैं। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT की पावर -2 A की पावर -2 होती है, इसकी बीमा होती है चुंबकशीलता की। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलम स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, या इसका एक मात्रक और होता है न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी बीमा देख लीजिए, बीमा नोट कीजिए, MLT की पावर -2 A की पावर -2 तथा इसका मात्रक क्या है, न्यूटन अपान कूलम स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसके 2 मात्रक है, दोनों आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, नोट कीजिए। आपका अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। इसमें आपको बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बहुत बार ये भी देखिए 2 बार ये भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसमें कभी कभी इसका सूत्र पूछ लेगा, कभी इसका मात्रक पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर NIA। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, आई क्या है यहाँ पे, आई जो जो धारा बह रही है प्रवाहित धारा है, एक क्या है मतलब क्षेत्रफल एरिया है, क्या है देखिए एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, आई क्या है प्रवाहित धारा है, एक क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। इसका मात्रक देखिए, जो यहाँ पे धारा बह रही करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और जो एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर का क्या जो मीटर होता है, जो दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, इसका क्या बनेगा, मात्रक बन जाएगा। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M बराबर NIA। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिए। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 क्या है देखिए, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक लिखिए। इसमें आपको बताना है कि जो चल कुंडली होती है उसकी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, ये 3 बार पूछा गया सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, उसी आधार पर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, देखिए धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है, यह कुंडली में प्रवाहित प्रत्येकांक धारा के उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। मतलब जो कुंडली में धारा बह होती है उसके प्रत्येकांक धारा जो बह होती है उसकी प्रत्येकांक धारा के उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, धारा सुग्राह्यता IS बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपान आई। ठीक है, फाई मतलब कुंडली में प्रवाहित प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर मतलब होता है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, फाई अपान आई, और फाई अपान आई के सामने क्या लिख सकते हैं, NAB अपान C। ठीक है, यहाँ पे N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, A क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, और C क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, इसमें आपको ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका IS बराबर क्या बनेगा, NAB अपान C, स्मॉल का C क्या है, मरोड़ दृढ़ता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपके बन गए, इससे आपको लो इसका जो व्यंजक बनेगा क्या बनेगा, IS बराबर क्या होगा, फाई अपान आई, या NAB अपान स्मॉल का C। ठीक है, N क्या है यहाँ पे, कुंडली में फेरों की संख्या है, A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, C क्या है, मरोड़ दृढ़ता है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है इस बार। देखिए हो सकता है कि ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। धन्यवाद।